Hello, good evening, everybody. I have a very special guest today, Mr. Jakpreet Singh ji, and he is along with his father, or he is gonna share with us about his father's story Others, about chronic kidney disease, diabetes, and how he actually has got his diabetes reversed, and CKD part is very much better now. सो डिस्कस करना है आज हमें कि किस तरह से उनकी डिजीज प्रोग्रेस हुई और देन हमने फिर क्या क्या किया उसके रिगार्डिंग और कैसे कैसे मैं इस पिक्चर में आया एक्चुअली क्योंकि मेरे पेशेंट वो पहले थे नहीं। तो ऑल ऑफ अ सडन मतलब स्पॉन्टेनियस वे में रैंडमली उनके बारे में बस चर्चा होने लगी मेरे से जगप्रीत जी की और देन हमने सोचा कि कहाँ साथ में करते हैं काम और उनके फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज को लेकर के हमने उनको लेकर के डाइट को लेकर के मेडिसिन को लेकर के थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन किया ड्रग्स के रिगार्डिंग एंड डाइट के रिगार्डिंग देन हम थोड़ा काफ़ी बेटर एक रिजल्ट भी मिला हमें इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिनिन एंड किडनी फंक्शन एंड ब्लड शुगर वाइज ऑल्सो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ एंड बहुत सारे मेडिसिन तो नहीं बट हाँ कुछ मेडिसिन मैंने बंद की और कुछ को अभी भी मैं कंटिन्यू किया हुआ हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट मेडिसिन उनका ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में नहीं रह सकता है। तो ऐसा मैंने देखा और तो उसके रिगार्डिंग आज हम सभी डिस्कस करने जाएंगे और चलिए ठीक है तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं और मैं सुनना चाहता हूँ जगप्रीत जी से उनके फादर से उनका क्या कहना है इस पे। good evening everybody. Thank you, Dr. Kishle. हम ना पहले एक थोड़ा केस हिस्ट्री डिस्कस करेंगे because I want to tell you how this disease developed in my father. So my father was working in NTPC and he was doing shift duties. Late night duties भी होती थी और I think उसका consequence था for last 30-35 years. और खाना पीना तो जैसे इंडियन हाउस होल्ड में चलता है वैसे ही था। बीइंग नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो आई थिंक सभी के घर में वेजिटेरियन खाना ही चलता है और समोसे पकोड़े गुलाब जामुन तो ये इंडियन स्टैंडर्ड डाइट है ही है। तो वो तो नॉर्मल चल रहा था सबका और हम भी अ, मैं भी इलिटरेट ही था एक तरह से, मतलब हमारे घर में किसी को नॉलेज नहीं थी टिल ऑलमोस्ट 2018-19। तो मैंने डॉक्टर एटकिंस की बुक्स मंगवाई कुछ समझने के लिए 2012-13 में और डॉक्टर बर्नस्टाइन की बुक जो डायबिटिक सोल्यूशन है वो मंगवाई थी 2000 उसी टाइम पे और थोड़ा खुद से पढ़ने की कोशिश की बट कुछ खास समझ में नहीं आया तब। एनीवेज आई थिंक 2017-18 के बाद काफी डॉक्टर्स ऑनलाइन ट्विटर पे बोलने लग पड़े थे। डॉक्टर शॉन बेकर, टेड नाइमन, आइवर कमिंस, डॉक्टर बर्नस्टाइन के काफी वीडियोस आ गए थे, डी लाइफ वाले बात कर रहे थे। तो अंडरस्टैंडिंग दैट लो कार्ब मटेरियल मैंने इनके जो ऑफिस के डॉक्टर थे गवर्नमेंट सरकारी बाबू उनको अप्रोच किया और उनको बोला इनकी डाइट आप थोड़ी चेंज करो क्योंकि इट सीम्स कि वो इनको सक्सेसिवली हायर मेडिसिन पे डाली जा रही थी तब से। तो उनको मैंने बोला आप इनकी डाइट चेंज करो, ये ठीक नहीं है जो डाइट पे आप इनको रख रहे हो। तो उन्होंने बोला यार ये तो सब फैट डाइट है, ये सब चलती नहीं है, आती जाती रहती है। तो ही डिड नॉट गिव एनी रिस्पेक्ट टू द वर्ड्स, माय वर्ड्स। Anyways, we found somebody, I think in 2019, we found a doctor in Noida and we went to her. She was prominently writing on the Twitter और उसने भी कुछ खास किया नहीं। उसने कुछ 1.5 महीने का पैकेज दिया और बट कुछ किया नहीं उसने, मतलब 1.5 महीने में कुछ हमें भी नहीं समझ में आया ज्यादा और शी ऑल्सो डिड नॉट फॉलो अप एट ऑल। शी प्रॉमिस हैंड होल्डिंग and but she did not follow it at all. So eventually, over a period of last 3, 4, 5 years, I think she has been kind of eliminated from low carb medicine space. वो अब नजर भी नहीं आती है ज्यादा, ट्विटर पे ज्यादा बोलती भी नहीं है। उसके बाद हमें एक पता लगा डॉक्टर इन पंचकुला। सो वी वेंट टू दैट फेलो और वो यंग सा लड़का था 38-40 साल का
और बहुत मोटू था, बहुत ज़्यादा मोटू था। और वो पापा को फर्स्ट टाइम टेस्ट करा लिए, सेकंड टाइम बोलता है कि अंकल आप इंसुलिन लगाई जाओ, इंसुलिन ले लो और जो मर्जी खाई जाओ आप। और मुझे याद है उस टाइम पे मैं देख रहा था, इंसुलिन के बारे में स्टडी कर रहा था, तो पता लगा मेरे फ्रेंड का एक डॉग है जिसको इंसुलिन लगा रहे थे। एंड ही, वो बेचारा, उसकी हड्डियां खुर गई थी, मसल खुर गए थे, मतलब ही वाज रियली dying of taking so much of excessive insulin. And this doctor was pushing insulin to my father. So we decided not to continue with him. Then I met another doctor जिनके साथ अभी हम दो दो 2.5 साल 3 साल से काम कर रहे थे। उन्होंने थोड़ा फूड की नॉलेज थी, बट उन्होंने कंटिन्यू किया, मतलब सेमी सेमी कंटिन्यू किया, कुछ तो फार्मा पे डाल दिया, कुछ फूड पे डाल दिया। मतलब दे कुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द पेशेंट स्ट्रिक्टली कि ऐसा ही करना है। तो जब पेशेंट बोलेगा कि मैं 2 चपाती नहीं खाता हूँ, 1 चपाती खा लो, तो बोलेंगे हाँ खा लो। चिल्ला खा लूं तो बोलेंगे हाँ खा लो। और कभी कभी कुछ खा लूं तो बोलेंगे खा लो। I don't think this is how medicine should work, because a doctor has to be at least strict with the diet part. The patient complies or doesn't comply, it is up to the patient, but doctor की responsibility है कि patient को बता दें कि अगर आप ये करोगे तो इसके consequences ये हैं। स्ट्रोक होगी, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, स्किन डिजीज होंगे, यूटीआई होगा। अ डॉक्टर शुड बी वेरी क्लियर विद द पेशेंट कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो ये डायरेक्शन गलत है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उस अगर आपको खाना खाना है तो मैं आपको मेडिसिन दे सकता हूँ, बट मेडिसिन की अगेन अलग से टॉक्सिसिटी रहेगी बॉडी में। आपके मसल भी खुरेंगे, आपकी बॉडी भी खुरेगी, आपकी B12 विटामिन मिनरल सारा लेवल खत्म होता जाएगा इवेंचुअली। तो ये लेट द पेशेंट डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू, वेदर ही वांट्स टू टेक द फूड रूट और द मेडिसिनल रूट। बट पेशेंट को थॉरो नॉलेज देनी चाहिए कि आप करोगे तो टॉक्सिसिटी है उसमें, मेडिसिन में टॉक्सिसिटी है। तो एनीवेज ये सब चलता रहा 2 साल तक। मतलब जैसे होता है ना, भाग के 1-2 रन लेते रहे और कंटिन्यू होते रहे, मेडिसिन भी चल रही है और खाना पीना भी चल रहा है कुछ कुछ। तो अभी जाके जून के अराउंड ऐसा हुआ, मई या जून में ऐसा हुआ कि माय फादर फेल्ट लिटिल बिट ऑफ, ही फेल्ट की हार्ट बीट रुक गई है, एक स्किप मारी है चलते चलते, ऑल्दो ही डिड नॉट फेल डाउन और कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं हुए। तो डॉक्टर के पास हम गए तो उन्होंने बोला कि आप इको करा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, किडनी का इको करा लो, प्रोस्टेट का, सॉरी किडनी का अल्ट्रासाउंड करा लो, प्रोस्टेट का अल्ट्रासाउंड करा लो। तो ये सारे टेस्ट हम करा ही रहे थे कि उस टाइम पे, और उसमें कुछ निकल के आ नहीं रहा था। और वेरी कोइंसिडेंटली डॉक्टर किस्ले कॉल्ड मी अप पॉडकास्ट सेशन के रिगार्ड्स में, और इन्होंने पूछा क्या चल रहा है। तो मैं उस टाइम पापा के साथ वापस ही आ रहा था टेस्ट करा के। तो किस्ले ने बड़ा स्ट्रिक्टली बता दिया कि यार इन टेस्ट में कुछ नहीं निकलने वाला, एंड ही वाज 100% करेक्ट कि उन टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला। एंड फिर डॉक्टर किस्ले ने, मेरे फादर कॉन कॉल में बैठे थे तो उनके साथ बात की, और डॉक्टर किस्ले ने बड़ी स्ट्रिक्टली बाउंड्री सेट कर दी कि उस टाइम पे शुगर हो रही थी पापा की 180-190 चल रही थी, बीबी भी काफी हाई था, ऊपर वाला था शायद 150, नीचे वाला 100 आ गया था। और तो इस ये यही सब चल रहा था। तो डॉक्टर किस्ले ने बड़ा स्ट्रिक्टली पापा को बोला कि आपके लिए जितना आपका लेवल अप पहुंच चुका है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, या बॉडीज में जितनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है पैनक्रियाज में या किडनी में, तो आपके लिए रोटी खाना ठीक नहीं है, रोटी बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, नॉट इवन वंस फुल्का इन अ डे, नो चावल, एंड नो फ्रूट्स, नो बाहर का खाना, नो मिठाई, नो समोसे, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी, बाहर का कुछ नहीं खाना। नो तो ही गुरुद्वारा के स्ट्रिक्टली, प्रसाद।
गुरुद्वारा का प्रसाद, ही वेरी स्ट्रिक्टली सेड दैट कि आपको नहीं खाना। और हाँ, उस टाइम डेट थी आई थिंक 4 जून जब ये सब शुरू हुआ था। एंड उससे ना 1 साल पहले क्या हो रहा था कि पापा का डॉपलर टेस्ट भी हो चुका था और डॉपलर में निकल के आया कि सम अमाउंट ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है। अब उसमें हो रही है तो उसमें क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। और जो बहुत मुझे जिसका डर लग रहा था वो ये लग रहा था कि एक तो पापा की ना गर्दन थोड़ी हिल रही थी, ऐसे ऐसे टीवी के आगे बैठते थे तो गर्दन हिलती थी। और सुबह सुबह ना कई बार इनका फेस फ्रीज हो जाता था, मतलब फेस एकदम चौकन्ना, जिसको जैसे कहते हैं ना, आंखें बाहर आ गई और फेस फ्रीज हो गया और थोड़ी लैंग्वेज स्लर हो गई। जो मैं देख रहा हूँ मेरे अपने फ्रेंड्स की पेरेंट्स में भी ऐसा हो रहा है इस एज में, और वो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है। तो ये हो रहा था और पापा की वॉक चेंज हो जाती थी, थोड़ी टाइट वॉक हो जाती थी उस टाइम पे। पिछले 1 साल से हो रहा था। तो मैंने डॉक्टर को पूछा, पिछले वाले डॉक्टर को पूछा ये क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। एंड आई वॉज अगेन लाइक इन कंफ्यूजन कि करें क्या यार हम लोग, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो एनीवेज डॉक्टर किसले से बात की तो डॉक्टर किसले ने बोला कि ये ब्रेन एनर्जी की प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनके ब्रेन में एनर्जी प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रही क्योंकि ग्लूकोज बॉडी में बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक इट टुक ऑलमोस्ट लेस देन अ मंथ फॉर दैट इंटायर थिंग टू रिवर्स। वो फेस फ्रीज और सिर का हिलना और जबान का स्लर होना, वो 1 महीना लगा था, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाद पिछले 3 महीने में आई थिंक 1 या 2-3 एपिसोड ऐसे होंगे जिसमें छोटे ड्यूरेशन के लिए ऐसा आया, इफेक्ट आया, बट ओवरऑल नहीं आया। एंड आई थिंक यू वर वेरी राइट, इट वाज बिकॉज ऑफ शुगर ओनली। उस टाइम पे शुगर चल रही थी 180 190 जब हमने स्टार्ट किया था, फास्टिंग रैंडमली स्टार्ट फास्टिंग। किया था फास्टिंग, हाँ फास्टिंग। हाँ। और आई थिंक इट टुक इवेंचुअली इट केम डाउन टू 140 के लेवल पे। और आपने बोल दिया था कि 3-4 महीने लगेंगे, केस बहुत पुराना है, इसको टाइम लग जाएगा। एंड आई थिंक इट टुक ऑलमोस्ट 3 to 4 months, 3-3.5 months की शुगर का लेवल 120 के करीब आ गया था। राइट। और अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से लेवल इज 110-120 के करीब आ रहा है। सो शुगर इज डाउन एंड यू वर राइट कि बॉडी की इंटरनल प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि बाहर से खाने का मतलब ही नहीं बनता। और आई थिंक वन मोर गुड थिंग विच यू डिड वाज दैट यू गेव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू माय फादर कि अंडे 1 या 2 ना खाओ, आप ज्यादा खा लो, 5 खा लो, 6 खा लो, वट एवर amount of eggs you want to take, you should eat those amount of eggs. वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया तो इन्होंने शुरू कर दिया। ऑल्दो हमें पता था, नॉलेज थी पिछले 5-6 साल से, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और फिर जैसे आपने बताया कि शाम को मटन और चिकन, मटन कुछ सब्जी, सैलेड, थोड़ा सा अमाउंट में ये ले सकते हो आप। तो आई थिंक वो इन्होंने शुरू कर दिया था उसी टाइम 4 जून के आसपास शुरू कर दिया था। एंड ही हैज बीन फॉलोइंग दैट टिल नाउ। 90% ही इज बीन फॉलोइंग दैट मोर और लेस। और कभी कभी बाहर से कुछ हो जाता है जो जो खा लेते हैं आगे पीछे से, बट 90% his diet is more or less perfect. So I'll say BP is perfect right now. That face, that neurological thing is perfect. Alertness is better than what it used to be last year. थोड़ा मुझे लग रहा था नेगेटिविटी आती है, बट वो अभी मुझे लग रहा है ठीक हो रही है। जैसे आपने बताया कि B12 का इंजेक्शन भी ले लो। सो आई लास्ट ईयर इनका B12 400 के लेवल्स पे था अक्टूबर के अराउंड। और मुझे लगता है कि मतलब दिस इज माय हाइपोथेसिस कि दैट हार्ट इशू might also be precipitated by lowering of B12. I don't know what you Yeah. say, doctor. Yeah. That is possible, Definitely. right? Yeah.
So I think with your consultation, we started giving him B12 injection, and although he has been taking mutton also, तो हम्म, B12 का ठीक आ रहा है. और राइट क्रेटनाइन एक लेवल पे 1.5 1.6 से राइज करके बिफोर वी स्टार्टेड इट वेंट टू 2.4 and after we started it had fallen down to 1.1 और उसके बाद फिर बढ़ के 1.6 1.7 1.8 ऐसे आ रहा है तो राइट दैट कुड राइट बी बिकॉज कुछ मीठा हो जाता है कई बार काफी कुछ कुछ हो राइट जाता है एडिशनल राइट और बीच में कभी कभी थोड़ा फ्रूट्स भी ले लेते हैं विच ऑल्दो आई थिंक हम लोग तो मना करते हैं लेने को बट थोड़ा टेस्ट के लिए या राइट एज ही डिजायर्स ही डज कंज्यूम बट राइट वो क्रेटनाइन थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है अभी बट मुझे राइट ये लग रहा है कि शुगर का डाउन आना इज अ वेरी गुड साइन क्योंकि किडनी की ग्लाइकेशन फर्दर ग्लाइकेशन वो रुक जाएगी राइट राइट डॉक्टर एग्जैक्टली। देखिए, जब तो या आपके फादर आए थे ना मेरे पास, या या देन उनका क्रिएटिनिन 2.1 समथिंग था, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या देन 2.4 2.2 2.4 गया था 2.4, राइट। या So after 2 months only, I think we did one repeat test regarding his CKD या in terms of KFT and all, and या it came down to 1.2 या in just 2 months. या But after that, actually, he started eating some इधर उधर का some carbs वाला items. He started taking. हाँ या और पेशेंट के साथ थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है कि वो चीट करते हैं तो वो पता नहीं लगता बाकी फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि घर पे या रहते नहीं, आप या 24/7 मॉनिटर नहीं करते हैं पेशेंट को। तो या फिर जब आपने रिपीट कराया, देन फिर से क्रिएटिनिन 1.5 1.6 के अराउंड आया, और फिर मैंने बोला कि जरूर कुछ ना कुछ कार्ब्स चल रहा है। मतलब जब भी कुछ पेशेंट देखिए ऐसे होते हैं ना कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो द उनके पास जो रेजिलियंसी होती है ना वो लूज कर चुके होते हैं, या है ना। तो इतने एडवांस स्टेज में ये डिजीज होती है तो वो रेजिलियंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इफ आई विल टेक दिस sugary item or any snacks item that is of carbohydrate, then it is not going to harm my kidney function or any blood parameters. It doesn't happen like या that. एक्चुअली ऐसे पेशेंट्स में इट एक्चुअली एक्यूटली अफेक्ट करता है पेशेंट्स के किडनीज को, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, और वो लैब वहां पे आपका चेंज करता है। हाँ, वो अलग बात है कि पेशेंट सिम्टम वाइज बहुत ज्यादा उस तरह का कुछ डिफरेंस फील नहीं करेगा ओवरऑल, बट नंबर्स जो है ना वो बड़ा फ्लक्चुएट करते हैं डाइट में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो। और ये रिलेटिवली जो हेल्दी लोग हैं उनमें फर्क नहीं पड़ता है, ये एडवांस स्टेज में जो डिसीज पेशेंट्स होते हैं ना उनमें फर्क पड़ता है नंबर्स में। जैसे जब भी हम स्ट्रिक्ट हुए हैं उनकी डाइट को लेकर के, उनका क्रिएटिनिन डाउन हुआ है हमेशा ही। या और जब भी लोग कुछ बोलना छोड़ देते हैं वो खाना शुरू करते हैं और फिर से क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। और ऐसा ही होता है मेरे, मतलब एक क्रॉनिक लिवर डिजीज के रिगार्डिंग एक मैंने पॉडकास्ट किया था रिसेंटली अपने जूनियर के साथ, डॉक्टर हर्ष गोयल के साथ। उनके अंकल के साथ भी कुछ ऐसा है कि वो जैसे ही कार्ब्स खाते हैं उनका क्रॉनिक लिवर डिजीज जो है इट कम्स बैक, रिलैप्स कर एक्चुअली जाता है रिलैप्स करता है। या तो ये होता है ऐसा क्योंकि आपके पास ना वो रेजिलियंसी नहीं है अभी, है ना। तो आप उस फ्रीडम के साथ आप ये नहीं सोच सकते कि सिंगल टाइम में खाने से क्या होगा, या एक लड्डू या एक मिठाई खा लिए तो क्या होगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा या होता है ना। और वही चीज इनके साथ भी होता है, जब भी ये 100% रहते हैं कार्निवोर डाइट पे काइंड ऑफ, तो इनका क्रिएटिनिन 1.2 1.3 के अराउंड रहता है, बिलो 1.5 ही रहता है मोस्टली। या और जब भी ये थोड़े भी इधर उधर की चीजें कुछ खाते हैं तो इनका 1.5 के ऊपर चला जाता है। बट पॉजिटिव चीज ये है कि पेशेंट ओवरऑल बेटर फील कर रहा है पहले से, है ना। या यूरिक एसिड भी आप अगर रिलेट करेंगे ना तो यूरिक एसिड इज एक्चुअली इट गोज, it's like a positive correlation, uric acid and
EGFR, मतलब ओके। जब आप यूरिक एसिड को देखेंगे ऐसे पेशेंट्स में, तो यूरिक एसिड का लेवल ये बताता है कि किडनी का फंक्शन जो है टू सम एक्सटेंट कॉम्प्रोमाइज्ड है, फिल्ट्रेशन वाला या पार्ट। या 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 तो जब भी इनका क्रिएटिनिन ज्यादा आता है, यूरिक एसिड भी ज्यादा आता है, या और क्रिएटिनिन जब इनका कम आता है तो यूरिक एसिड का भी लेवल थोड़ा डाउन रहता है इनका। तो यस। यूरिक एसिड का हाई रहने का मतलब है कि पेशेंट कार्ब्स खाता है, सिंपल सी बात है। और क्रिएटिनिन लास्ट हमने जो फर्स्ट टाइम जो हमने कराया था रिपीट, उसमें ही बेस्ट रिजल्ट आया था, और उसी के रिगार्डिंग मैंने पोस्ट भी किया था एक्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि एक हमारे एक पेशेंट का CKD का रिवर्सल हुआ है, जहाँ पे क्रिएटिनिन हमारा 2.2 था या 2 के अराउंड था, और देन 1.2 आया। मैंने या टू उस पॉइंट फोर टू फर्स्ट वन पॉइंट रिजल्ट के वन रिगार्डिंग, हाँ, उस या फर्स्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग मैंने वो पोस्ट किया। या तो इस पॉडकास्ट को ना करने का हमारा ये एक पर्पस है कि पेशेंट को ये समझ में आना चाहिए, लोगों को ये समझ आना चाहिए कि पेशेंट का रिवर्सल होना इज पॉसिबल, बट या टू sustain with that, actually that positive outcome, you have to be diligent with your diet and all, या है ना, वो हमारा आपको पूरी लाइफ उस तरह खाना पड़ेगा। बिल्कुल सोशल स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा है ना कि कहीं किसी घर भी जाओ, कहीं पार्टी पे जाओ, कुछ भी करो, तो आपको राइट। खाने को सबसे चीपेस्ट चीज मिलती है जो कि मिठाई है। हम्म। हम्म। कोई आपको मतलब वैल्यूएबल चीज जैसे मटन तो ऑफर नहीं करने वाला, शुगर ही ऑफर करेगा। तो मैं अपने सब राइट। फ्रेंड को बोलता हूँ यार तुम एटलीस्ट घर पे तो खा लो, अच्छा बाहर तो तुम्हें हम्म। वही गंदी मिलेगा, राइट। समोसे या ब्रेड पकोड़े, जलेबी, विच इज द हम्म। चीपेस्ट फूड इन द कंट्री। या तो सोशल स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा है कि लाइफ मुश्किल है कम्युनिटी में रह के, खाना बिल्कुल। वैसे खाना पड़ता ही है। तो हमारा पॉडकास्ट करने का ये मकसद है कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एटलीस्ट इफ यू स्टार्ट following this low carb protocol in the view of your any means chronic medical condition, I think that 2 or 3 months में you will get the result. या You या will see the improvement actually, at least. तो वो 3 months का जो एक प्लान पीरियड होता है ना, वो बड़ा एक बढ़िया एक पीरियड है जहाँ पे आपकी बॉडी गेट्स एनफ टाइम टू रिकवर इटसेल्फ, है ना, वो खुद पे खुद हो जाता है। तो इसलिए 3 months एटलीस्ट करना चाहिए, और एक रिजल्ट आता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम आता है, तो हमारे पास भी एक शेयर करने को एक स्टोरी होती है, ताकि लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ऑप्शंस हैं हमारे पास, है ना, एंड डेफिनेटली पीपल शुड ट्राई इट आउट। या या क्योंकि डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता आपका, है ना, अब डायलिसिस लगनी है और किडनी या तो ट्रांसप्लांट होगा, या है ना, यही दो राउट बताते हैं वो लोग, जो ऐसा है नहीं। क्योंकि यूजुअली अर्ली स्टेज जब CKD का होता है ना, तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अभी तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो टाइम है डायलिसिस में, लेकिन वो समय कब आ जाएगा, कितनी जल्दी आ जाएगा, किसी को पता नहीं होता है। क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज में अगर आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होता है ना, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं ये लोग, या और बिल्कुल। रिकरेंट रिकरेंट इन्फेक्शन से भी इनका जो CKD का जो डिजीज का वो एक प्रोग्रेशन होता है ना, वो काइंड ऑफ एक्सेंचुएट कर जाता है और बढ़ जाता है वो। तो वो सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज की वजह से वो उनका प्रोग्रेस नहीं हो रहा, वो कॉन्कॉमिटेंटली एक्चुअली रिकरेंट इन्फेक्शन भी हो रहा होता है पेशेंट को, और उसकी वजह से रेगुलरली इंसल्ट होता है शुगर के फॉर्म में, इन्फेक्शन के फॉर्म में, और ये प्रॉब्लम। तो पेशेंट को ये समझना होगा कि अगर आप अर्ली स्टेज में अगर आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज है, स्टेज 2, स्टेज 3, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस डाइट की तरफ एक सुपरवाइज्ड मैनर में आपको ये डाइट फॉलो करनी चाहिए। और जो भी या एक्सपर्ट हैं एक्चुअली, अगर आपके डॉक्टर नहीं जानते हैं इस लो कार्ब के बारे में, तो आप उन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जो एक्चुअली समझते हैं इस चीज को, है ना, और या फिर कोई कोच है जो लो कार्ब प्रैक्टिस कर रहा है, तो आप अपने डॉक्टर्स के सुपरविजन में उस कोच से भी आप गाइडेंस ले सकते हो, ताकि डॉक्टर का भी सुपरविजन हो इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन एंड ऑल, है ना।
और कोच आपको डाइट बताएगा और डॉक्टर्स आपकी मेडिसिन को देखेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चलना है और व्हाट नीड्स टू स्टॉप, है ना। तो उस चीज के रिगार्डिंग आप अप्रोच कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट करने का हमारा बस पर्पस ही है कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि 3 मंथ्स का जो एक पीरियड होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, और लो कार्ब डाइट पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए हो सकता है एंटायरली रिवर्स हो जाए आपकी डिजीज, ये क्योंकि पॉसिबल है, क्योंकि 2 to 3 मंथ्स या में सीएलडी भी रिवर्स हो गया। मेरे डॉक्टर हर्ष गोयल उनके अंकल का भी रिवर्स हो गया था एंटायरली। या और अब तो कितने लोग ट्विटर पे भी अपनी केस स्टडीज डाल रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स केस स्टडी डाल रहे हैं कि लॉट ऑफ राइट। पीपल हैव एक्चुअली रिवर्स देयर सीकेडी बाय गोइंग ऑन लो कार्ब डाइट. एग्जैक्टली। I think many doctors are now taking that food as a medicine की approach. फार्मा को छोड़ के फूड से ही रिवर्स करने की कोशिश कर भी रहे हैं और राइट। हो भी रहा है. राइट। सो राइट। जो डॉक्टर पेनी फिक्री आए थे, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर, उन्होंने काफी अच्छा केस स्टडी भी बताई थी कि इवन सीकेडी लेवल 2 से 4 से रिवर्सल हुआ है लोगों का, राइट। जहाँ पे EGFR कुछ 35 के करीब आ गया था. तो आई एम श्योर इट इज डूएबल. डूएबल तो है, एग्जैक्टली। बट अगेन एज यू सेड वो 3 मंथ का पीरियड एटलीस्ट पेशेंट हैज टू कंप्लाई 100%. वो 3 मंथ्स का जो पीरियड होता है ना, वो एंटायरली एक पूरे मेटाबॉलिज्म को अडेप्ट करने का एक समय होता है, वो मिनिमम टाइम है, और इस वजह से आपको रिजल्ट दिख जाती है 3 मंथ्स में। क्योंकि मेटाबॉलिक आप बेसिकली क्या कर रहे हो ना, एक बॉडी का जो अपना एक बायो एक मैकेनिज्म है, जो मशीन ही है एक तरह का, हमारा इंजन है जो, वो काइंड ऑफ 3 मंथ्स में पूरी तरह से एंटायर एक शिफ्ट ले लेता है इस लो कार्ब डाइट पे, क्योंकि अर्लियर आप होते हो हाई कार्ब डाइट पे और लो कार्ब डाइट पे देन आप आ जाते हो, और उस ट्रांजिशन में एक्चुअली आपको कंप्लीट एडेप्टेशन के लिए 3 मंथ्स चाहिए होता है। और जब आप फुल्ली अडेप्ट कर जाते हो देन आपको सारे लैब मार्कर जो आप रेफरेंस रेंज आप बताते हो कि ये नंबर वो नंबर, वो अपने आप नॉर्मल रेंज में आ जाता है, जो भी रेफरेंस रेंज होता है हमारा, अगर आप उसी को नॉर्मल मानते हो तो। हालांकि हर कुछ कॉन्टेक्चुअल होता है, मतलब मैं रेफरेंस रेंज को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली अगर कॉन्टेक्स्ट हमारा डिजीज है, कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज है, देन टू सम एक्सटेंट वो रेफरेंस रेंज मैटर करता है, बट एंड ऑल बी ऑल नहीं है वो रेफरेंस रेंज हमारे लिए। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है, डायबिटिक है, सीकेडी का पेशेंट है, देन क्रिएटिनिन उसका मैटर करता है हमारे लिए, अगर बढ़ा हुआ है तो। लेकिन मेरे जैसे लोग भी हैं जो हाई प्रोटीन डाइट पे हैं, कार्निवोर डाइट कर रहे हैं, उनका क्रिएटिनिन भी 1.3 1.4 रहता है नॉर्मली। तो अगर हम अपना EGFR उससे कैलकुलेट करने लगे देन 60-70 के अराउंड आएगा। आप EGFR कैलकुलेटर पे जब आप देखोगे, क्रिएटिनिन के वैल्यू डालोगे आप, तो क्रिएटिनिन का वैल्यू एक्चुअली डिनोमिनेटर में होता है ना, उस EGFR कैलकुलेटर फॉर्मूला में। और जब भी आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू हाई होगा तो ओवरऑल एक नंबर जो होगा EGFR का वो कम हो जाएगा, क्योंकि क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है आपका। तो मेरा EGFR कई बार 50-60 आया है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, है ना। वहीं पे अगर पेशेंट का EGFR 50-60 आ रहा है, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट हमारा बैकग्राउंड है डायबिटीज का, क्रॉनिक किडनी डिजीज का, देन वो नंबर हमारे लिए मैटर करता है ना। तो ये नंबर का इम्पोर्टेंस आपके पेशेंट के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको इन्फर करना है अपने पेशेंट को। अब मैं अगर किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास या किसी भी मेडिकल डॉक्टर के पास, तो वो मेरे EGFR को देख के बोलेगा कि प्रोटीन कम खाओ, है ना। दिन भर मीट एग्स खाते रहते हो, तुम्हारी किडनी खराब हो तभी रही है। तभी ये डॉक्टर शॉन बेकर सिस्टाइन सी और ये सब टेस्ट किए थे ना इन लोगों ने. सिस्टैटिन सी, या वो स्टैटिन आपके, सी, या हाँ, वो किडनी के लेवल पे वो इन्फ्लेमेशन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे CRP हमारे लिए एक सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन का एक मार्कर है, उसी तरह से किडनी के लिए सिस्टैटिन सी होता है।
बट मुझे ऐसा लगता है कि वो भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है ना। ओके। क्योंकि सिस्टैटिन सी ये सब भी ना कई बार ऐसा होता है कि आपका अननोइंगली without any significant pathology you might get cystatin C to be high, है ना। sometimes it can happen क्योंकि आपकी बॉडी में इन जनरल कभी कभी शॉर्ट टर्म में एक्यूट फॉर्म में इन्फ्लेमेशन एक इंसल्ट आता रहता है, जिसको आप वो जो इनएविटेबल है बेसिकली, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से फॉल्सली एलिवेटेड हो सकता है सिस्टैटिन सी कई बार। तो या मेरा इसलिए मुझे ये सब में बहुत ज्यादा मैं पढ़ता नहीं हूँ नंबर वंबर में, और उस गेम में मैं नहीं रहता हूँ, मैं खुद को नहीं रखता हूँ उस नंबर गेम में। मेरे लिए पेशेंट का नंबर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेशेंट इज नॉट फॉलोइंग कार्निवोर डाइट, है ना, वो हाई कार्ब या डाइट पे है, ये सबको पता है। तो इसलिए या मेरे लिए जो रेफरेंस रेंज है, जो भी एक लैब मार्कर है, वो पेशेंट का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट सीवियरली सिक है, और सिक लोगों का लैब नंबर को इंटरप्रेट करना आपकी ड्यूटी है एज अ डॉक्टर, और सही इंफॉर्मेशन देना भी, जो डॉक्टर्स कर नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली लैब मार्कर को समझ नहीं पा रहे हैं, रिलेट नहीं कर पाते हैं किस लैब मार्कर के साथ किसको देखना है, देन आप प्रॉपर आप कंक्लूजन पे आओ। ये सब नहीं कर पाते हैं, वो रिलेट नहीं कर पाते हैं चीजों को, वो आइसोलेटेड मैनर में देखते हैं हर एक लैब वैल्यूज को। और रिडक्शनिस्ट जिसे हम बोलते हैं, रिडक्शनिस्ट मैनर में जिससे वो सोचते हैं बेसिकली कि अगर हमारा ये बढ़ा हुआ है मतलब बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है मतलब बढ़ा हुआ है, प्रॉब्लम। या तो यही प्रॉब्लम है। लेकिन जो पेशेंट है आपका, क्योंकि वो पेशेंट है, डायबिटिक है, वहां पे हमारे लिए हाई यूरिक एसिड कंसर्निंग होगा, वहां पे एलिवेटेड क्रिएटिनिन कंसर्निंग होगा, क्योंकि क्रिएटिनिन अगर आपके एक एवरेज एडल्ट इंडियन मेल में क्रिएटिनिन हाई आ रहा है, जिसके पास मसल मास कम है, और स्टिल उनका क्रिएटिनिन हाई आ रहा है ब्लड में, इसका मतलब है कि किडनी के लेवल पे फिल्ट्रेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, राइट। तभी क्रिएटिनिन हाई आ रहा है। क्योंकि क्रिएटिनिन हाई तो आपका उनका भी आता है जिनके पास मसल मास बहुत होता है, क्योंकि मसल मास ज्यादा होगा तो ओवरऑल टर्नओवर ज्यादा होगा, आपका कैटाबॉलिज्म ज्यादा होगा मसल के लेवल पे, क्रिएटिन बेसिकली ब्रेकडाउन होगा, क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होगा टूट करके, और वही क्रिएटिनिन आपका ब्लड में दिखता है। तो ज्यादा मसल मास होने से टर्नओवर का जो इफेक्ट होगा वो आपका नंबर में दिखेगा, उसकी वैल्यू दिखेगी। इसलिए टर्नओवर ज्यादा नहीं हो रहा है, आई मीन की टर्नओवर का इफेक्ट आपका थोड़ा एम्पलीफाइड वे में दिखेगा आपको नंबर के फॉर्म में, क्योंकि ज्यादा क्रिएटिन है आपके पास, मसल ज्यादा है तो ज्यादा क्रिएटिन होगा, ज्यादा क्रिएटिन होगा तो उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट भी थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा आएगा ब्लड में, जिसे हम सीरम क्रिएटिनिन के फॉर्म में देख रहे होते हैं। और वहां से हम पूरी तरह से ये एक काइंड ऑफ इंटरप्रेट कर लेते हैं, इसे बेसिकली मिस इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, कि किडनी आपकी खराब हो रही है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है मतलब, है ना? तो मेरा 1.3 भी आया हुआ है कई बार सीरम क्रिएटिनिन। तो इसलिए अब मेरे जैसे एवरेज एडल्ट इंडियन तो है नहीं जहाँ पे मसल मास उनका इतना है, और 250 ग्राम 300 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं डेली, ऐसा कोई कर नहीं रहा। तो ऐसा लैब मार्कर भी किसी का है नहीं, और अगर होगा तो डेफिनेटली उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो वो मेरे लिए एक सीरियस कंसर्न होगा कि क्यों आपका इतना हाई है क्रिएटिनिन। या डॉक्टर, ये जो डायबिटिक मेडिसिन चलती हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, 10 15 20 साल जैसे चलती हैं, इससे भी किडनी डैमेज हो रहा है? डिपेंड करता है, आपके कुछ कुछ ड्रग्स हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं डायरेक्टली, जैसे आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्लास ऑफ ड्रग्स जो है ना, बहुत सारे एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। तो कुछ क्लास, बहुत सारे एंटीबायोटिक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें आपका अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ ड्रग्स आते हैं, जो आपने सुना भी होगा, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, है ना, एमिकासिन, ये सारे ड्रग्स होते हैं। ये सब नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, डायरेक्टली किडनी को डैमेज कराते हैं। लेकिन सारे ड्रग्स ऐसा नहीं है कि किडनी को डैमेज कराते हैं, बट सम ओके। टू सम एक्सटेंट एक्चुअली मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करते हैं। सारे ड्रग्स जितने भी केमिकल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे ड्रग्स हैं जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को इफेक्ट करता है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया जब इफेक्ट होगा आपका, तो इनडायरेक्टली आपका वो ऑर्गन इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस ऑर्गन के अंदर भी वो सेल है, वो सेल के अंदर वही माइटोकॉन्ड्रिया है।
तो आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है आपके ऑर्गन्स को। लेकिन कुछ ड्रग्स हैं ऐसे जो या डायरेक्टली टॉक्सिक हैं किडनीज के लिए। तो डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट वैसे कोई ड्रग्स तो ले नहीं रहा होता है, वो शुगर के रिगार्डिंग ही ड्रग्स ले रहे होते हैं, शुगर को कम करने की दवाई खा रहे होते हैं। और शुगर कम होता नहीं है, क्योंकि शुगर जो बढ़ रहा है उनका कार्बोहाइड्रेट से बढ़ रहा है। तो या जब तक कार्बोहाइड्रेट इंजेक्शन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आपका ब्लड शुगर नॉर्मल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता बिल्कुल कभी भी। तो कॉज है कार्ब्स का इंटेक, और आप उसे नॉर्मल करना चाहते हो ड्रग से, जो पॉसिबल है नहीं और वो होगा भी नहीं कभी। पॉसिबल। तो इसलिए मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट मिलते हैं वो मिलते ही हैं, और साथ ही में आपको हाई ब्लड शुगर का भी साइड इफेक्ट मिलता है, क्योंकि ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में रह नहीं पा रहा आपका, और ग्लाइकेशन और सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं, माइक्रोवास्कुलर मैक्रोवास्कुलर। या और या ड्रग्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप सिंगल मोनोथेरेपी पे हो नहीं, सिंगल या कोई दो ड्रग्स ले नहीं रहे हो आप बिल्कुल। पॉलीफार्मेसी पे हो बेसिकली, बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट। और पॉलीफार्मेसी में आपके पास डायबिटीज के ड्रग्स चलते ही चलते हैं, वो भी डायबिटीज के ड्रग्स चलेंगे तो 5 to 6 मेडिसिन ऑलमोस्ट चलेंगे, आप देखिएगा कॉम्बिनेशन में राइट। चलते हैं सारे ड्रग्स, या है या ना। या या जैसे सीटाग्लिप्टिन विल्डाग्लिप्टिन मेटफॉर्मिन के साथ आएगा, SGLT2 इनहिबिटर भी फिर आपका विल्डाग्लिप्टिन के साथ आ सकता है। तो इस तरह से अगर आप आइसोलेटेड वे में अगर आप देखते हैं तो पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट जो है ऑलमोस्ट 5 to 6 ड्रग्स ले रहा होता है, या या और उसके बाद भी उनका ब्लड शुगर जो है कंट्रोल नहीं है, HbA1c 8 के ऊपर ही आप देखोगे। मैं तो शायद ही किसी डायबिटिक पेशेंट का HbA1c 7 के नीचे देखता हूँ, क्योंकि 7 के नीचे रखने का टारगेट आप रखोगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा पेशेंट को। ऑन द ड्रग्स। हाँ, इसलिए टारगेट रेंज जो है ना वो 7 के ऊपर ही रखना होता है पेशेंट को। 7 के नीचे अगर बीइंग अ डायबिटिक आपका HbA1c आ रहा है, देन डॉक्टर्स एक्चुअली घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि अरे तुम्हारा हाइपो हो रहा होगा, इसलिए HbA1c अब तुम्हारा या कम आ रहा है। या तो वो खुश नहीं होते, आपका HbA1c को जब 6.5 देखेंगे ना, being a means chronic as a chronic diabetic patient, then they won't feel actually very happy for you, है ना। यस क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि उनके पास ये एक थॉट है कि आपका HbA1c अब तक क्यों नहीं 8-9 के आसपास रह रहा है, आप इतने लंबे समय से डायबिटिक हो, है ना। अगर 8-9 होगा तो उसको 7 के नीचे हम लाएंगे, बट आप अपने से कैसे 7 के नीचे लाके रखे हो, है ना। और जब आप अपने से करके रखे हो मतलब आपको हाइपो हो रहा है। उनको ये या समझ में नहीं आ रहा कि आप कार्बोहाइड्रेट जैसे ही कम करोगे, आपकी ड्रग्स की रिक्वायरमेंट चली जाएगी, है ना। राइट राइट। तो मेडिसिन बहुत सारे पेशेंट जो है खुद से भी बंद कर लेते हैं, एक बेसिक जिनको अंडरस्टैंडिंग होगी ना। मुझे ऐसा लगता है हाँ हमारे पॉडकास्ट को जो भी देखेगा, मुझे ऐसा लगता है वो मेडिसिन खुद से भी बंद कर सकता है, हालांकि करने में बोल मैं नहीं रहा हूँ किसी को। मैं मैं तो देख रहा हूँ रिचर्ड बर्नस्टाइन ने 1970s में अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके सारी मेडिसिन बंद कर दी। और हाँ एग्जैक्टली, आप देखिए। उस टाइम पे तो पिन प्रिक वाली मशीन हुआ करती थी। राइट, तो अगर वो कर सकता है तो बाकी मुझे नहीं समझ में आ रहा बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर थोड़ा सा एक फियर मॉन्गरिंग भी क्रिएट करते हैं। या डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो भी करना होगा मुझसे पूछ के करना, हालांकि वो सही है, वो गलत मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कहना गलत नहीं है उनका। हर चीज डॉक्टर्स की एडवाइस पे ही करनी चाहिए, बट पेशेंट को भी ये समझ में आना चाहिए कि डॉक्टर्स की जो एडवाइस है वो एक्चुअली डुएबल है कि नहीं, वो सुनने लायक भी है या नहीं, या है या ना। या वैसे डॉक्टर्स अगर ये बोले आपको कि आपको मेरी ही बात सुननी है, तो फिर आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप किस डॉक्टर के पास हो, आपके पास उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग खुद होनी चाहिए कि आपको अपने डॉक्टर की सुननी है या नहीं सुननी है। उस लेवल का अवेयरनेस हमें क्रिएट करना है, ताकि एग्जैक्टली। पेशेंट को ये समझ में आना चाहिए कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं अपने प्रॉब्लम को लेके। हाँ हाँ विल ही बी एबल टू रिवर्स माई कंडीशन और नॉट। हाँ। मैं तो कई डॉक्टर से मत्था मार चुका हूँ और तभी मुझे समझ में आ गई है कि क्या हो रहा है, ये सब बिल्कुल, क्या गेम चल रही है। और वही। इनके साथ भी इनको मैंने बता दिया था पापा को भी कि यार अब आपको सिर्फ टेस्ट पे टेस्ट कराए जाएंगे प्रॉब्लम फाइंड करने के लिए, और उसके बाद सोल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो अभी क्रिएटिनिन उनका क्या चल रहा है, अभी किस रेंज में है? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट आया था वो हमें ऐसा लगा कि चलो बढ़िया है, 2.2 से 1.2 हो गया,
या 2 से 1.2 हो गया, एक्चुअली वो काफी ग्रेटिफाइंग मोमेंट था मेरे लिए। या बट उसके बाद क्या हुआ कि उनकी डाइट में कुछ, और आपका भी ये मानना था कि यार नहीं यार फॉलो तो कर रहे हैं, मैं हमेशा ही कहता था नहीं वो नहीं करते हैं अच्छे से, हाँ, वो ना सुबह कुछ ना कुछ हो जाता है राइट बीच में, वही। एवरी डे। और कोई आ गया, किसी घर चले गए, फ्रूट्स खाने का, 2 एप्पल ले आए, 2 नाशपाती ले आए। तो वो चलता है थोड़ा बहुत। राइट, वही मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत भी चलने का मतलब है वो प्रॉब्लम है आपके लिए, पॉइजन है वो, डोज भी पॉइजन है आपके लिए। सो आई थिंक हमारा परसिस्टेंट कम्युनिकेशन यही रहता है कि जस्ट कीप ऑन टेलिंग द पेशेंट कि अगर आप ये करोगे तो दीज थिंग्स आर टॉक्सिक फॉर यू, या and eventually it is going to lead to either stroke or heart attack or kidney failure, dialysis, diabetic foot. वो होना ही होना है एंड में, अगर या यू डोंट कोर्स करेक्ट योरसेल्फ। राइट। बाकी देखिए तो पेश इन जनरल क्या होता है ना कि इट्स बेसिकली इट्स अ डोज दैट मेक्स एनीथिंग पॉइजन, है ना। अब शॉर्ट टर्म में हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं पॉइजन तो हमारे लिए भी है, बट क्योंकि वो डिलीटीरियस इफेक्ट हमें दिखता नहीं है ऑल ऑफ अ सडन एक्यूट वे में, तो हमें ऐसा लगता है कि कार्ब्स खाना चाहिए। या बट ये सेम चीज एक्चुअली पेशेंट नहीं सोच सकता है कि हम इतना ही अमाउंट में तो खाएं। भैया आप पेशेंट हो, है ना, आप या एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं हो अब। तो आपके लिए वो डोज जो 10 ग्राम का आप शुगर खा रहे हो फ्रूट्स के फॉर्म में या जो भी है सीरियल्स के फॉर्म में, वो आपके लिए पॉइजन होगा, और वो बेसिकली इट विल शो अप ऑन योर ब्लड लेवल, है ना, वो दिखता है। या वो हमारे में नहीं दिखेगा, लेकिन आप में तो दिखेगा। आप हमसे क्यों कंपेयर कर रहे हो, वो हमारे लिए है वो पॉइंट कि हाँ इतना ही खाया था। आप मत बोलिए कि आपने इतना ही खाया था, क्यों खाया आपने, आपको तो खाना ही नहीं है। तो मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि उनका 1.2 जब एक बार रिजल्ट आया हमारा फर्स्ट टाइम, और 1.2 पे सस्टेन नहीं रहा, इसका मतलब है पेशेंट जो है 100% नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक लिबर्टी ले रहे हैं खुद में ही कि अरे अब हम खा सकते हैं, रिवर्सल हो गया। या और जब हमने फिर से उनको एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मैनर में जब हमने समझाया कि आपको ये करना है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, मैं भी क्यों टाइम दूंगा आपको इतना। फिर फिर उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया कार्बोहाइड्रेट इनटेक पे, और देन फिर बेटर हुआ, और वे फिर वो छोड़ देते हैं तो फिर बढ़ जाता है। तो ऐसे ही होता है, जैसे सीएलडी में क्या होता है, डॉक्टर हर्ष गोयल कह रहा था कि उसके चाचा जैसे ही कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, इन अ मैटर ऑफ वीक, एक्चुअली 1 वीक और 10 डेज समथिंग, इट एग्जैक्टली एक्चुअली इट हाँ कम्स बैक रिलैप्सेस। एवरी टाइम। या हाँ, रिलैप्सेस एवरी टाइम। तो उस लेवल की अब रेजिलियंसी नहीं रही बॉडी के अंदर कि उसको कोप अप कर सकती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना, कार्ब्स का इनटेक प्रॉब्लम है, और अब इस स्टेज में आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर सकती। थोड़ा भी कार्ब्स आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए एक्स्ट्रा हो जा रहा है, और वो एज अ पॉइजन बेसिकली शो अप हो रहा है ना, जो हमारे लेवल पे दिखता नहीं है उस तरह से अपरेंट वे में, लेकिन पेशेंट के लेवल पे तो दिखता है किस तरह से ये पॉइजन की तरह हो रहा है, काम कर रहा है। वैसे ही डॉक्टर, मैंने देखा है ओल्ड जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं उनका 70 के बाद, 65 के बाद विटामिन मिनरल्स वैसे ही कम होते हैं, B12 बहुत कम होता है, एंड उसके ऊपर से अगर आप कार्ब्स ले रहे हो तो वो तो मतलब डिस्ट्रक्टिव है ही है। और एक मेरे अंकल थे, उनका तो शायद B12 के इंजेक्शन लगवाने के बाद भी लेवल नहीं बढ़ा। हम्म He eventually had to suffer dementia for almost 10 years. हम्म And हम मेरे फ्रेंड के फादर थे, और अब हम जब केस डिस्कशन करते हैं ना वो, तो हमें पता लगता है कि प्रॉब्ली उन्होंने अपने 30s में ही नॉनवेज खाना छोड़ दिया था या कम कर दिया था। राइट और इन
इनके एक मदर थे, मेरे फ्रेंड के मदर भी थे, उनको भी लास्ट में बाइपोलर हो गया था 60 की एज में। 60 की एज में तो डेथ हो गई थी उनकी। एंड नाउ बिकॉज वी हैव सम अंडरस्टैंडिंग एंड वी गो बैक इन टाइम एंड ट्राई टू फिगर आउट कि क्या हुआ था। तो मेरे फ्रेंड बता रहे थे कि उन्होंने भी 35 के अराउंड नॉनवेज छोड़ा हुआ था और उनकी वहीं से हेल्थ नीचे जा रही थी, डिटोरिएट कर रही थी। तो प्रॉब्ली ये सिग्नल्स समझ में नहीं आते 30-40s में, बट डिसेलरेशन बहुत फास्ट होता है। तो तो बेसिकली अभी उनका क्रिएटिनिन क्या आया, रिसेंटली आपने करवाया है? अभी उसका चल रहा था 1.78 के अराउंड, और मोस्ट रीसेंट आया था 1.9। बट 1.9 पे मैंने ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, क्योंकि इनका टूथ डिके भी है। कुछ इशू चल रहा था पिछले हफ्ते 10 दिन से, और ही वाज ऑन एंटीबायोटिक्स। सो मुझे नहीं पता हाउ मच एम्फेसिस आई शुड गिव टू दिस रीसेंट नंबर। एक बार वैसे हमने 2 लैब से करवाया था और वहां पे भी वेरिएशन काफी आया था क्रिएटिनिन के लेवल पे। एक लैब से जहाँ पे हमारा काफी ज्यादा आ रहा था, और दूसरे लैब से जब हमने कराया तो फिर से नॉर्मल रेंज में आने लगा। कुछ ऐसा हुआ था। हाँ, 1.4 1.3 के अराउंड आया था। और आपका जो यूजुअल लैब है जहाँ पे आप हमेशा करवाते हो, वहां पे शायद 1.7 बता रहा था। तो इस 1.2 लेवल और का भी डिफरेंस 1.4 था। आया था ऐसा। हाँ, ऐसा कुछ था वही। या तो 1.5 1.6 1.7, मुझे ऐसा लगता है ये लैब के लेवल पे भी बहुत एरर होते हैं। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अब उनका ब्लड शुगर फास्टिंग काफी बेटर है, क्योंकि मैंने टाइमिंग भी राइट। बदली मेडिसिन की। जो या ग्लिक्लाजाइड उनका मॉर्निंग चल रहा था, उसको मैंने इवनिंग में कर दिया, है ना। या और इनिशियली जब उनका क्रिएटिनिन 2.2 समथिंग था, तो मैंने मेटफॉर्मिन भी डोज कम किया था उनका, क्योंकि या या ईजीएफआर को देखते हुए मैंने बोला कि डोज आप कम कर लीजिए मेटफॉर्मिन का, है ना। क्योंकि ईजीएफआर इनका 39 के अराउंड आ रहा था, 40 के नीचे आ रहा था। या और वहां पे मेटफॉर्मिन का डोज कम करना मतलब एडवाइजेबल था मेरे नज़र में, क्योंकि मेटफॉर्मिन के रिगार्डिंग आप हमने पॉडकास्ट भी किया ही है इसमें, वो या मेंबर्स ओनली वीडियोस में है वो अवेलेबल, कि मेटफॉर्मिन किस ईजीएफआर पे आपको डोज को कम करना है, किस डोज पे आपको स्टार्ट नहीं करना है मेटफॉर्मिन, है ना, ईजीएफआर के वैल्यू को देखते हुए। तो बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है इस चीज़ को ऑलरेडी, SGLT2 इनिबिटर्स। हालांकि ये SGLT2 इनिबिटर्स तो ले नहीं रहे थे आपके फादर ग्लिक्लाजाइड, लीनाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन, ये 3 दवाएं चल रही थी। या या और लीनाग्लिप्टिन को भी शायद मैंने कम किया, सिंगल टाइम किया मैंने, है ना। या और डोज जहाँ तक मेडिसिन की बात है तो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हुई है मेडिसिन के में शुगर के लिए। बस हाँ, टाइमिंग को बदल के हमने ब्लड शुगर को कम कर लिया, क्योंकि उसी मेडिसिन पे ब्लड शुगर हाई रेंज में था, हमारा 200 के अराउंड या था फास्टिंग। या या बट एटलीस्ट मेडिसिन ऑलमोस्ट उतनी ही चल रही है, लेकिन फास्टिंग एटलीस्ट हमारा अच्छा रहता है, 100 120 के अराउंड रह रहा है। 120 110 के अराउंड। हाँ, तो ये भी एक अपने आप में एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी। और इसलिए मैंने बंद भी नहीं कराया है, क्योंकि ग्लिक्लाजाइड अभी शायद बंद भी करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी शूट अप कर जाएगा ब्लड शुगर। और ऐसे ऐसे केसेस में आप देखेंगे ना, तो अभी मैं इसलिए भी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं एक ट्रायल लेना चाहूंगा, हालांकि ग्लिक्लाजाइड बंद करके, वो मैं बाद में लूंगा, कभी आपसे डिस्कस करूंगा पहले। और इसको मैंने बताया नहीं है कहीं पे, इस पे भी एक वीडियो हम लोग बना लेंगे। एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जब आप एजेंट्स पढ़ते हैं ना डायबिटीज में, तो वहां पे 2 तरीके का फेलियर होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। कई बार सल्फोनाइल यूरिया ना काम नहीं कर रहा होता है पेशेंट में, ओके। लेकिन आप दे रहे होते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पेशेंट डायबिटिक है तो हमें देना है। और जकप्रीत जी, आप
प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अपने एंड पे। तो डायबिटीज का जब आप ड्रग देते हो सल्फोनेल यूरियाज, तो उसमें होता यह है कि आप दे रहे होते हो बट डिजायर्ड जो इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा होता है आपको। और डॉक्टर्स फिर समझ लेते हैं कि यार ब्लड शुगर कम नहीं हो रहा है, ऑल्दो कि पेशेंट इज ऑन ग्लिक्लाजाइड और ग्लिमेपेराइड और एनीथिंग लाइक दैट। तो वहां पे डॉक्टर्स को ये लगता है कि पेशेंट में ये मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो वो डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स फिर स्टार्ट करते हैं वैसे पेशेंट में। तो वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो फीलिंग भी रहती है, क्योंकि जिस स्टेज में मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मेडिसिन को खाते हुए, तो उनके पास भी ये सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, स्पेशली जो सल्फोनाइल यूरियाज क्लास ऑफ ड्रग्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट में ना काम नहीं कर रहा होता है। आप बस ले रहे हो इसके सालों से, आपको ऐसा लग रहा है ले रहा हूँ तब इतना कम है, आप नहीं भी लोगे तो भी उतना ही रहेगा, है ना। और ये चीज बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रही है, बहुत सारे डॉक्टर्स को वो बस दिए जा रहे हैं। और वो ड्रग्स के बस आपको साइड इफेक्ट मिलेंगे, क्योंकि ना डिजायर्ड इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि डिजायर्ड वो काम नहीं कर रहा वो ड्रग अब आपकी बॉडी में। इसलिए आप SGLT2 इनहिबिटर्स और सिटाग्लिप्टिन विल्डाग्लिप्टिन देना शुरू करते हो वैसे पेशेंट्स में, और देन आपका फिर ब्लड शुगर इंप्रूव होता है। क्योंकि मैं भी देखा हूँ, मेरे पास भी डायबिटिक पेशेंट आते हैं, तो जब भी आप लो कार्ब पे यूजुअली जब आप स्विच करोगे अपने पेशेंट को, तो वैसे सिचुएशन में आइडियली देना नहीं चाहिए आपको सल्फोनेल यूरियास क्लास ऑफ ड्रग्स, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा पेशेंट को। अगर पेशेंट कार्ब्स नहीं खा रहा है और आप उनको सिक्रीटागॉग्स दोगे जो इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, तो वैसे पेशेंट्स को हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आपको सल्फोनेल यूरियास को बंद करना पड़ता है। और जब आप बंद नहीं करते हो और आपका हाइपोग्लाइसीमिया उसके बाद भी नहीं होता है, इसका मतलब है कि या तो पेशेंट में वो ड्रग काम नहीं कर रहा है ना, और या तो उस डिजीज का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि उनको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा है सिक्रीटागॉग लेने के बाद भी, ऑल्दो कि वो कार्ब्स भी नहीं खा रहे हैं फिर भी। तो दोनों तरह के पेशेंट्स हैं, एक में है कि काम ही नहीं कर रहा, एक में है कि काम कर रहा है बट आपको हाइपो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो ब्लड शुगर इतना ज्यादा वो एंडोजेनस लेवल पे ही प्रोड्यूस हो जा रहा है आपकी बॉडी में, कि उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है, जो आप सिक्रीटागॉग दे रहे हो ग्लिमेपेराइड या ग्लिक्लाजाइड, उससे वो काइंड ऑफ नॉर्मल हो पा रहा है, जो भी थोड़ा बहुत भी नॉर्मल कम हो रहा है आई मीन। तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि सर मैं तो ग्लिमेपेराइड खा रहा हूँ, लो कार्ब डाइट कर रहा हूँ। मैं बोला यार हाइपो कैसे नहीं हो रहा है तुम्हारा, है ना। तो वैसे पेशेंट्स में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं ग्लिमेपेराइड को पहले बंद करता हूँ, कुछ दिनों तक देखता हूँ। और रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आई थी और उसमें क्या हुआ कि ग्लिमेपेराइड वो 4 मिलीग्राम खा रही थी लो कार्ब डाइट पे, ऑलमोस्ट कार्निवोर डाइट पे, और उसके बाद भी पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, है ना। तो मैंने बोला कि ये क्या चल रहा है आपका, आप ग्लिमेपेराइड खा रहे हो, कार्ब्स नहीं खा रहे हो, कार्निवोर डाइट पे हो, कौन सा डॉक्टर आपको ग्लिमेपेराइड पे छोड़े हुए, है ना। तो पहली नजर में आपको यही लगेगा कि ये बड़ा गड़बड़ है। तो इससे पहले कि मैं कुछ सोचता डॉक्टर्स के लिए, उस डॉक्टर के लिए मैंने ये सोचा कि पहले मैं देखता हूँ कि क्या है सिचुएशन इनकी। तो ग्लिमेपेराइड को जब मैंने बंद कराया तो पेशेंट का ब्लड शुगर फिर से शूट अप कर गया, 200 250 ऐसे 100 के अराउंड रह रहा था। तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जहां पे लो कार्ब डाइट, कार्निवोर डाइट पे भी कुछ लोगों को सल्फोनाइल यूरियाज, ग्लिक्लाजाइड, ग्लिमेपेराइड की जरूरत हो सकती है, और उसके बाद भी वो हाइपो में नहीं जाएंगे। ऐसे भी पेशेंट्स हैं। और कुछ पेशेंट्स में मैं ऐसा भी देखा हूँ कि ग्लिमेपेराइड, ग्लिक्लाजाइड वो ले ना ले, उनका फास्टिंग ब्लड शुगर उसी रेंज में रहता है लो कार्ब डाइट पे। तो अगर एक्चुअली उसका एक्शन मिलता तो हाइपो हो जाता पेशेंट को, क्योंकि ग्लिक्लाजाइड का काम ही है ब्लड शुगर को लो करना इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो या तो ड्रग काम नहीं कर रहा, और या तो आपका सिचुएशन डायबिटीज का कुछ ऐसा है जहां पे वो हाइपो होने नहीं दे रहा आपको ग्लिक्लाजाइड पे भी या ग्लिमेपेराइड पे भी। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, और मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी वाले केसेस आए। तो जैसा केसेस होता है आपको वो समझ में आ जाएगा, आप पहले विड्रॉ करके देख लो,
विड्रॉ करने के बाद भी उनका ब्लड शुगर 100 के अराउंड है तो फिर बंद कर दो आप ग्लिमेपराइड, और अगर बढ़ता है तो फिर आप रीस्टार्ट कर दो उनको ग्लिमेपराइड पे, है ना। हालांकि मैंने ग्लिमेपराइड पे उनको स्टार्ट किया नहीं, रीस्टार्ट मैंने ग्लिक्लाजाइड पे किया, क्योंकि थोड़ा सा रिलेटिवली शॉर्टर एक्टिंग ड्रग है, तो हाइपो के चांसेस कम होते हैं, और फास्टिंग काइंड ऑफ उसी रेंज में अब रह पा रहा है जैसा ग्लिमेपराइड पे था पेशेंट का। तो इसलिए मैंने उनको स्विच करा दिया ग्लिक्लाजाइड ओडी पे वंस डेली। इवनिंग वाला डोज उनके लिए भी रखा हूँ। अभी फास्टिंग 120 130 के अराउंड आ रहा है उनका। तो बहुत सारी चीजें, सब चीजों को समझना पड़ेगा, है ना, किस ड्रग को कंटिन्यू करना है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया, उन्होंने वो डापाग्लिफ्लोजिन, ग्लिक्लाजाइड, विल्डाग्लिप्टिन, मेटफॉर्मिन, ये चारों दवाएं चल रही थी उनकी। डापाग्लिफ्लोजिन को बंद किया मैंने, देन ग्लिक्लाजाइड को अभी काफी बाद में मैंने बंद किया, और अभी बस विल्डाग्लिप्टिन चल रहा है। अभी मेटफॉर्मिन भी नहीं चल रहा है पेशेंट का। विल्डा प्लस विल्डा नहीं, ओनली विल्डा है, मेटफॉर्मिन भी नहीं है कॉम्बिनेशन में। तो आप ये देखिए कि ग्लिक्लाजाइड को मैंने बंद किया, लेकिन पेशेंट का फास्टिंग थोड़ा सा हाई रेंज में रह रहा है। पहले 120 रहता था, अब 140 150 के अराउंड है, और रिसेंटली अभी कोविड भी हो गया है पेशेंट को, तो मैंने बोला कि उस वजह से भी आपका ब्लड शुगर थोड़ा सा ट्रांजिएंट राइज हो सकता है, तो मे बी इट विल टेक सम टाइम टू सेटल डाउन। तो आप वेट कर लीजिए, बेटर है ना। तो वेट करेंगे, फिर देखेंगे विल्डा, फिर विड्रॉ करके देखते हैं कैसा रहता है उनका कार्निवोर डाइट पे विल्डा के, विदाउट एनी मेडिसिन, ब्लड शुगर। तो ये सारा चीज मतलब बेसिकली हमें समझना होता है, देखना पड़ता है पेशेंट, है ना। तो इनका भी कुछ अच्छा था, यूरिक एसिड तो काफी हाई रेंज में रहता था आपके फादर का, 9 के अराउंड भी मैं देखा हूँ शायद एक दो बार, 8 पॉइंट समथिंग 9 के अराउंड यूरिक यस एसिड। यस। और हालांकि अभी थोड़ा सा, इससे पहले वाला जो आपने रिपोर्ट भेजा था उसमें यूरिक एसिड काफी कम आया था, 6 पॉइंट समथिंग आया था कुछ, 6.7 6.6 के अराउंड। और उस समय क्रिएटिनिन भी उनका कम आया था, 1.4 आ गया था फिर से। और अभी फिर आपने कराया है, अभी फिर से शायद 1.7 आ गया। तो ऐसे ही है, मतलब अब उनका वो रिलैप्स होता रह रहा है, वो जब भी कुछ खाते हैं, गुरुद्वारे के प्रसाद खा लेते हैं, रिलैप्स हो जाता है, ऐसा ही होता है। ऐसे सिचुएशन में ऐसे ही होगा आपके साथ। तो हमारा ये वीडियो जो है मतलब बहुत क्लियर एक मैसेज दे रहा है कि आप जब तक डाइट फॉलो करेंगे आपके पास रिजल्ट तभी तक रहेगा, आप नहीं फॉलो करेंगे आप फिर से वहीं पे पहुंच जाएंगे। हम ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं कि एक बार रिवर्सल हो गया तो आपका वो रिजल्ट परमानेंट है, अब वो कोई भी डाइट आप लो वो कोई कुछ नहीं होगा आपको। हम बहुत क्लियर हैं इस मामले में कि भाई आपका रिवर्सल हुआ है, अब उस रिवर्सल को सस्टेन करने के लिए, उस रिवर्स सिचुएशन को, उस स्टेट को आप सस्टेन करें, उसी स्टेट में रहें, उसके लिए आपको वो करना पड़ेगा पूरी लाइफ। यही एक सोल्यूशन है। इस चीज को हमने कोशिश किया कि चलो इस वीडियो के थ्रू हम बता दें लोगों को, है ना। हम ये नहीं बता रहे हैं, हम नेगेटिव डाउन साइड को भी हम छुपा नहीं रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि उनका क्रिएटिनिन बढ़ भी जाता है जैसे ही वो डिविएट करते हैं अपनी डाइट से, और कैसे वो एक हफ्ते 10 दिनों में फिर से डाउन हो जाता है क्रिएटिन जैसे ही वो छोड़ देते हैं कार्बोहाइड्रेट खाना। तो कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कार्ब्स का एलिमिनेशन कंप्लीटली, ये हम बस बताना चाह रहे हैं इस वीडियो से। तो हालांकि ये मेरे लिए थर्ड केस होगा सीकेडी का, रिवर्सल वाला। मेरे लिए ये जो एनेक्डोट्स हैं, ये मेरे लिए सब कुछ है ना। क्योंकि देखिए पेशेंट अगर फॉलो अप नहीं करे तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना। पेशेंट का एक बार अचीव हो गया वो रिजल्ट, वो उन्होंने अचीव कर लिया रिवर्सल का, है ना। आप रिवर्सल आप लैब मार्कर के टर्म्स में ही तो आप बताओगे। अब किडनी का रिवर्सल तो होगा नहीं एंटायरली पूरे टिश्यू का, जो डैमेज हुआ है वो तो रिवर्स आप नहीं कर सकते एंटायरली उसको। लेकिन लैब के लेवल पे आप देख रहे होते हो और लैब मार्कर आपका इंप्रूव करता है तो काइंड ऑफ आप बोलते हो कि हाँ रिवर्स कर रहा है सिचुएशन, है ना। रिवर्स नहीं कर रहा होता एक्चुअली, जो भी फंक्शनल जो रिमेनिंग वाइबल टिश्यूज होते हैं ना, उनको जब आप सपोर्ट करने लगते हो प्रॉपर डाइट पे तो वो अच्छे से काम करने लगते हैं। जो चीजें चली गई वो तो चली गई, उसका कुछ नहीं आप कर रहे होते हो, है ना। लेकिन जो रिमेनिंग टिश्यूज हैं, जो फंक्शनल हैं, वायबल हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो प्रॉपर डाइट पे, और वो जब अच्छे से काम करेंगे, कम है बट जितने भी हैं वो काम अगर अच्छे से करें
तो आपका जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो डाउन हो जाता है। और वही अगर कुछ लोग होते हुए भी वो ढंग से काम ना करें, तो आपके पास आउटपुट नहीं होगा, फिर वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। और यही हो रहा है, जितने भी क्रॉनिक डिजीज हैं उनके पास किडनी का रिमेनिंग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि नेफ्रॉन्स होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी का, है ना। कुछ नेफ्रॉन्स परमानेंटली आपके डैमेज हो चुके हैं, कुछ नेफ्रॉन्स जो हैं वो स्टिल काम कर रहे होते हैं, है ना। और जो काम कर रहे हैं नेफ्रॉन्स, आप उनसे ही काम आपको करवाना है इस अच्छी डाइट पे, है ना। तो आप जैसे ही डाइट बदलते हो तो रिमेनिंग जो भी नेफ्रॉन्स हैं, जो किडनी के स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, वो काम नहीं करता है। और जब काम नहीं करता तो आपको ऐसा लगता है पूरा किडनी बैठ गया, नहीं, आपकी पूरी किडनी बैठी नहीं है अभी तक, है ना। आप डाइट सही दो, जो भी कुछ पार्ट्स हैं किडनी के, कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं स्टिल, और उनको आपको सपोर्ट करना है बस, कार्ब्स को हटाकर डाइट से। उसके बाद आपका लैब मार्कर जो भी आप देखते हो, रिवर्सल बोल लो, क्योर बोल लो, जो बोलना है बोल लो, खुश तो हो ही सकते हो एटलीस्ट आप, है ना, क्योंकि यूरिन आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। डायलिसिस का जो सिचुएशन जो हो सकता है आने वाले समय में, आपको डायलिसिस लगे, वो उससे आप बच सकते हो। किडनी ट्रांसप्लांट वाला स्टेट जो एक आएगा फ्यूचर में कभी, उसको आप अवॉइड कर सकते हो। ये चीज़ है, ये पॉसिबिलिटी है। तो आपको अगर कुछ पूछना है जगप्रीत जी, आप पूछ सकते हो। ये आपने काफी अच्छी बात बताई कि एटलीस्ट ग्लूकोज डाउन करके और फूड ठीक देके वी कैन मेक श्योर दैट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द किडनी कैन वर्क वेरी एफिशिएंटली। राइट। सो दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट मुझे ऐसा डॉक्टर। लगता है, देखिए, और ये भी मैं ऐड करूंगा यहाँ पे कि अगर आपका क्रिएटिनिन अगर 1.5 भी है, 1.6, 1.7 चल भी रहा है, तो एटलीस्ट आप इस डाइट को भी फॉलो करेंगे ना कंसिस्टेंटली। ठीक है, थोड़े बहुत आप प्रसाद खाते रहें, एटलीस्ट प्रोग्रेस नहीं होगा उस तरह से, क्योंकि आपका ब्लड शुगर अब नॉर्मल साइड है। हाँ, किडनी का जो एक बेस लाइन स्टेटस है आपका कुछ ऐसा है जहाँ पे आपका क्रिएटिनिन 2 के अराउंड रहना ही रहना है। तो अब 2 पे एटलीस्ट आप होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि अब आपने डाइट से कार्बोहाइड्रेट को ऑलमोस्ट हटा लिया है लगभग। तो एटलीस्ट फर्दर अब प्रोग्रेशन से आप बचाओगे खुद को। हाँ, आप 1.2 नहीं करके रखो, क्योंकि 1.2 करने के लिए आपको 100% कार्निवोर डाइट चाहिए, जो आप करोगे नहीं। जहां तक अब हमें ऐसा लग रहा है 4-5 महीनों में तो फील हो गया है, पेशेंट नहीं करेंगे उस तरह से। लेकिन एटलीस्ट वो इतना उनके अंदर इस लेवल का अवेयरनेस आ गया है कि अब हमें पहले की तरह तो नहीं खाना है, उस तरह से हम नहीं खा सकते। तो स्टिल वो बेटर स्टेट में है अभी भी, है ना। और उनकी ओवरऑल जो सिचुएशन होगी वो फार फार बेटर होगी, क्योंकि रेट ऑफ जो प्रोग्रेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा बहुत। उस तरह से वो लैंड अप नहीं करेंगे आईसीयू में या फिर डायलिसिस के लिए जो भी। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका। अगर हमारा फर्दर डाउन नहीं भी होता है, अगर सालों तक हमारा 1.5 1.9 के अराउंड ही फ्लक्चुएट करता है, तो ये भी अपने आप में एक एटलीस्ट हॉल्ट तो है ही, प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा, राइट। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है डॉक्टर मेरे पास। आई थिंक राइट क्वेश्चन। वी हैड अ नाइट। हाँ, राइट, क्वेश्चन तो वी हैड अ वेरी क्या गुड ही होगा, आज तो डिस्कशन। हमारा पास केस केस स्टडी था करने को, डिस्कस करने को। चलिए, थैंक यू ठीक वेरी है, तो मच। क्लोज करें। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने थैंक यू वेरी बहुत मच। ज़्यादा हमें एक्सप्लेन किया, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू दैट बिकॉज ऑफ यू आई हैड बीन एबल टू लर्न सो मच in all our sessions, and especially in those sessions in which you have explained technical details जो आपने सब्सक्राइबर वीडियोस में डाले हुए हैं। So I am very grateful to you for that. Thank you. Even I am doing this because of you and Mayur ji. Without your and his cooperation, I won't be able to do. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you very much.